हेलो एंड वेलकम टू कैसन क्लासेस। ईयरली करंट अफेयर्स रिवीजन से संबंधित हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से 50 क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आशा है कि आप अंत तक बने रहेंगे। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने इस पहले प्रश्न से, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। प्रश्न यहाँ पर है कि 1 सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो हम देखेंगे कि आगे के अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स आखिर ये क्या है। पहले हम इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। इस क्वेश्चन के जवाब की अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब है वीरदास। जी हाँ, यह एक अभिनेता है वीरदास। तो ये पहले भारतीय बने हैं अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी, मतलब उन्होंने इसे होस्ट किया था। रही बात एमी अवार्ड्स की, तो एमी अवार्ड जो कि हमारे सामने यहाँ पर यह दिख रहा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब बात हो रही है यूएसए की। तो यूएसए के बाहर निर्मित और प्रसारित टेलीविजन कार्यक्रमों में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। तो मतलब ऐसे हर एक प्रोग्राम, टेलीविजन कार्यक्रम जिसका निर्माण और जिसका जो प्रसारण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर हुआ है। और यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन कला एवं विज्ञान अकादमी द्वारा दिया जाता है और यह दिया जाता है हर साल। जी हाँ, प्रतिवर्ष ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है, काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में सितंबर 2024 में कौन सा देश शामिल हुआ। जी, और ये जो 4 विकल्प दिए गए इसमें से सही जवाब है अल्जीरिया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब भी हमने देख लिया। अब एक नजर जरा इसकी व्याख्या पे। व्याख्या के अंतर्गत हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि सितंबर 2024 में अल्जीरिया जो वो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ। रही बात इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना कब की गई, 2015 में। और इसे स्थापित किया ब्रिक्स देशों ने, जिसमें कि शामिल हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और अल्जीरिया ऑफिशियली 2024 में इस बैंक का 9वां सदस्य बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जिस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं आगे। वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण योजना की घोषणा की। तो वह सरकार है ऑप्शन डी तेलंगाना की। और इससे पहले भी हमने यहाँ पर देखा था कि बिहार में एक ट्रांसजेंडर को नौकरी मिली है एसआई की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर यह देखिए, क्वेश्चन है कि 15 सितंबर 2024 को आयुष सुविधाओं के मामले में शीर्ष राज्य कौन बना। जी हाँ, आयुष की बात हो रही है यहाँ पर। हम देखेंगे कि आयुष क्या होता है, लेकिन इसका जवाब देखिए तो वह जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या के अंतर्गत हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मतलब मॉस्पी की बात हो रही है, उसने तो आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, तो अगर हम सबको जोड़े तो वो क्या होता है आयुष। तो आयुष चिकित्सा प्रणालियों में एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किसने निष्कर्ष जारी किए हैं। तो इसको हमें देखना है कि किसने जारी किया मॉस्पी ने जारी किया है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर यह है कि किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन बी वी श्रीनिवास। लेकिन आप इसमें ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार इसमें राजभाषा दिया गया है तो वी श्रीनिवास जो है वो कोई कवि होंगे या कहानी लिखते होंगे या लेखक होंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सचिव है। जी हाँ, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारी हैं। अब इसमें हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। जो हमने देख लिया कौन देता है, यह देता है गृह मंत्रालय। फिर इसमें हम अगर आगे देखें तो यहाँ पर यह है कि यह पुरस्कार राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो भी मंत्रालय हैं, जो विभाग है, जो बैंक हैं, जो उपक्रम है, मतलब सरकारी उपक्रम की बात हो रही है, उसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह कह रहा है कि चक्रवात बेनविका ने किस देश को प्रभावित किया। तो किस देश को प्रभावित किया, फिलीपींस को प्रभावित किया। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि 75 साल के बाद इतने भयंकर चक्रवात का सामना फिलीपींस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि सितंबर 2024 में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया। तो उसका जवाब है ऑप्शन सी ताजिकिस्तान। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ताजिकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहाँ पर हिजाब को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन, उनका ये कहना है कि यह एक आयातित है, मतलब यह उनका पोशाक या उनकी पोशाक नहीं है। ये याद रखिएगा, उनका कहना है कि एक आयातित पोशाक है, मतलब उसे ये विदेशी परिधान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर यह है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंचने वाला देश कौन बना। जी हाँ, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में वह देश बना भारत। और रही बात इसकी व्याख्या के अंतर्गत यहाँ पर यह है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंचने वाला देश कौन है, वो भारत है। और भारत ने 2024 के संस्करण में कितना 100 में से 98.49 का स्कोर हासिल किया, जो कि उसके पिछले संस्करण मतलब 2023 के संस्करण जिसमें कितना था 97.5,
उससे बेहतर है। तो लगातार भारत के अंक बेहतर हो रहे हैं किसमें, साइबर सुरक्षा के मामले में। फिर यहाँ पर यह भी है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक टियर 1 में 194 में से 47 देश शामिल हैं, और इस श्रेणी में शामिल जो 12 देश हैं, 12 देशों को 100 का परफेक्ट स्कोर मिला है, जिसमें कोरिया, यूके, डेनमार्क, इटली, फिनलैंड और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। अगला क्वेश्चन जरा यहाँ पर यह है कि ऑपरेशन यमन किस देश द्वारा शुरू किया गया है। जी हाँ, इसे किसने शुरू किया, इसे शुरू किया इजराइल ने, और इसकी कहानी यहाँ पर यह है कि इजराइल सेना के द्वारा यमन में एक बड़े एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 15 सितंबर को ऑपरेशन सद्भाव किस देश ने शुरू किया, उस देश का नाम है भारत। सवाल उठता है कि क्यों शुरू किया, तो इसलिए शुरू किया क्योंकि आसियान क्षेत्र में, जी हाँ, यहाँ बात हो रही है किसकी, यहाँ बात हो रही है आसियान क्षेत्र की, तो इस आसियान क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों में योगदान देने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन सद्भाव को शुरू किया, और इस पहल का उद्देश्य है क्षेत्रीय स्थिरता और आपात स्थितियों के दौरान भारत की जो प्रतिबद्धता है कि उसमें भारत कितना प्रतिबद्ध रहता है उसको दर्शाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि व्यापार और उद्योग संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है। उस पोर्टल का नाम है जन सुनवाई पोर्टल। इसे याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आए कि जन सुनवाई पोर्टल किससे संबंधित है, तो वह है व्यापार और उद्योग संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर यह है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत हुई ऑप्शन बी 17 सितंबर को। थोड़ा सा या थोड़ी इसकी व्याख्या देखें। व्याख्या यहाँ पर यह है कि देश में साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के भारत के चल रहे प्रयासों के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, मतलब 2024 की बात हो रही है, स्वच्छता ही सेवा अभियान इसको चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये कर रहा है कि 16 सितंबर को भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या रखा गया। उसका नाम रखा गया नमो भारत रैपिड रेल, और इसकी व्याख्या जानना काफी जरूरी है। वह इसलिए जरूरी है कि नमो भारत रैपिड रेल, जिसे वंदे मेट्रो भी कहा जाता है, एक छोटी दूरी की सेवा है। इसे याद रखिएगा, हमेशा इस तरह के छोटे छोटे टर्म्स रहते हैं जो क्वेश्चंस में लगा के रखते हैं, टेल पार्ट होते हैं। तो क्या है, छोटी दूरी की सेवा है जो लगभग 100 से 250 किलोमीटर की दूरी के भीतर प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए एक अंतर शहर रेल नेटवर्क पर चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है कि भास्कर प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च किया DPIIT ने। और रही बात भास्कर प्लेटफॉर्म की, तो इसकी देखिए मतलब फुल फॉर्म देखिए, वह भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। क्यों शुरू किया, तो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुभद्रा योजना का शुभारंभ कहाँ किया उड़ीसा में। और आप यह बात जरूर आप याद रखिएगा कि पिछले वीडियो में हमने सुभद्रा योजना का पूरा विस्तार से उसकी व्याख्या की है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किस देश ने जीता। तो उस देश का नाम क्या, उस देश का नाम है भारत। जी हाँ, भारत ने चीन को हराकर जीता अपना 5वां खिताब। जी हाँ, 5वां खिताब जीता भारत ने। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सुंदरवन क्षेत्र में पालक कंटेनर स्कूल कहाँ खोला गया। तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। कंटेनर का मतलब है लोहे का एक कंटेनर। जी हाँ, जिसमें कि इस ढांचे में वो कंटेनर, और इसी में क्या किया जाएगा, इसमें बनाया जाएगा स्कूल। और ये स्कूल खोला जा रहा है कहाँ पर, जो आदिवासी इलाके हैं, जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, जंगल में स्कूल खोला जाएगा, ताकि वो जल्द से जल्द वो खराब ना हो जंगल में रहने के कारण, और वहां पर बच्चों के लिए एक स्थायी स्कूल की व्यवस्था हो सके। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि किस देश ने सूखे के कारण 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया है। जी हाँ, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इस ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है, जिम्बाब्वे। और यह जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय का जो कारण है वह है कि लोग सूखे के कारण उनके सामने क्या स्थिति आ रही है, उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है। तो अनाज की कमी का सामना कर रहे लोगों के भोजन के लिए इन हाथियों को मारे जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि NPS वात्सल्य योजना किससे संबंधित है। वो संबंधित है बच्चे से। अब जरा इसकी व्याख्या देखिए। इसमें पेंशन और बच्चा थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर यह कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय पेंशन योजना है यह, जिसे माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर यह है कि नेक्स्ट इसमें यहाँ पर यह है कि इस योजना में माता पिता बच्चे के 18 वर्ष के होने तक नियमित रूप से योगदान कर सकते हैं, जिसके बाद खाता बच्चे को हस्तांतरित कर दिया जाता है। मतलब बच्चा जैसे वयस्क हो जाएगा, खाता उनको हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? तो वो बनी मोहना सिंह। इंपॉर्टेंट है ये। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एलसीए तेजस लड़ाकू बेड़े में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि किस देश ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में विशेष सिक्का जारी किया है? वो देश कौन सा है? वो देश है ऑप्शन बी पुर्तगाल। जी हाँ, पुर्तगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भेल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन चारों में से अगर हम देखें तो वह राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से याद रखिएगा। और यहाँ पर एक क्यों दिया गया? तो फिर वही यहाँ पर कि राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भेल को यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर सबसे फोटोजेनिक, जी हाँ, क्या है सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को धरोहर कौन घोषित हुई है? तो ये देखिए, एक पर ताजमहल है, फिर माचू पिचू, फिर अंगकोर वाट और पेट्रा। तो सही जवाब यहाँ पर अंगकोर वाट। जी हाँ, थोड़ा हम देखिए अंगकोर वाट को, तो अंगकोर वाट कंबोडिया के सियम रीप के पास क्या है? अंगकोर में एक मंदिर परिसर है। तो पहली बात यहाँ पर यह क्या है? मंदिर परिसर है जिसे किसने बनाया? तो 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, जिनका शासनकाल क्या है 1113 से लेकर 1150, तो उन्होंने इसे बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि डब्ल्यूएचओ ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया? काफी महत्वपूर्ण है सवाल। इसका जवाब है ऑप्शन सी, क्या है? जॉर्डन। और अगर हम इसकी व्याख्या को देखें तो व्याख्या के अंतर्गत यहाँ पर यह है कि जॉर्डन जो है वो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का, जी हाँ, पहला देश बन गया है। इसे भी याद रखिए, पहला देश बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि भारत कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो कब तक स्थापित करेगा? ऑप्शन सी 2035 तक। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह है कि जहां हमने यह जान लिया कि भारत 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन, भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, वहीं देखिए 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतारने की योजना भी भारत सरकार ने बनाई है। क्वेश्चन देखिए कि टाइम मैगजीन की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रही है? तो कौन है शीर्ष पर? वह है एप्पल। जी हाँ, कौन है? एप्पल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि किस राज्य ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया? तो वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है उत्तराखंड। जरा इसकी व्याख्या देखिए, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी व्याख्या के अंतर्गत। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, तो देखिए इसमें है, इसका उद्देश्य है कि दंगाइयों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना। तो कहां कहां जवाबदेह ठहराना वो देख लीजिए। पहली जवाबदेहिता तय हो रही है कहां पर? वित्तीय जिम्मेदारी के मामले में। क्या है इसमें? तो विरोध प्रदर्शन या हड़ताल के दौरान नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों को हुए नुकसान के लिए वित्तीय रूप से जवाबदेह ठहराया गया। किसको? दंगाइयों को। दूसरा, न्यायाधिकरण की स्थापना। इसमें यहाँ पर यह है कि मुआवजे की राशि निर्धारित करने, मतलब जो नुकसान हुआ है तो उस जो नुकसान है उस नुकसान की राशि क्या है उसको निर्धारित करना, और फिर उसके वसूली संबंधी नोटिस को जारी करने के लिए पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। और लास्ट यहाँ पर क्या है? अनुपालन ना करने पर जुर्माना। मतलब यहाँ पर है कि ऐसे मामले में जहां बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, कानून में संभावित जेल अवधि और नगद दंड का भी प्रावधान है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमित शाह। अब जरा देखते हैं कि है ये क्या। तो यहाँ पर यह है कि जो 2.0 देखा आपने, श्वेत क्रांति 2.0, या महिला सशक्तिकरण और कुपोषण के खिलाफ संघर्ष के साथ साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की एक पहल है। इसके साथ ही साथ यह वर्ष 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति के अनुरूप है, जो डेयरी की कमी वाले देश को दुग्ध उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने पर केंद्रित है। और श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड, जी हाँ, क्या नाम है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए वह है कि भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड रिएक्टर कहाँ सक्रिय हुआ? ऑप्शन 4 है, सही जवाब है राजस्थान। और इसके फैक्ट तो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए, इसमें यहाँ पर यह कि भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ पर? रावत भाटा। जी, कहाँ पर? यह राजस्थान में है। तो वहां पर इसे प्रारंभ किया गया है। इससे पहले, अगर ये तीसरा है तो 2 और भी होंगे, तो इससे पहले गुजरात के काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन में 700 मेगावाट की 2 PHWR का वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो चुका है। हमने क्या देखा? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, PHWR, ये इसका मतलब। तो याद रखिएगा, काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन कहां पर है? गुजरात में। और रावत भाटा कहां पर? वह राजस्थान। याद रखिएगा, काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन ये कहाँ है? गुजरात में। और रावत भाटा कहाँ है? वह है राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि
कि प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी, तो उन्होंने रखी अमरावती में। अब यहाँ पर ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, पीएम मित्र। चलिए इसका फुल फॉर्म देखते हैं, आपको समझ जाएंगे। पीएम मित्र का जो फुल फॉर्म हुआ है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। मतलब यहाँ पर ये है कि ये वस्त्र एवं परिधान, जी हाँ, वस्त्र एवं परिधान से संबंधित एक स्कीम है जिसके अंतर्गत वस्त्र एवं परिधान उद्योग का प्रोत्साहन, उनका उन्नयन, उससे संबंधित यहाँ पर नीतियां बनाई गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह कह रहा है कि पीएम मोदी ने आचार्य चाणक्य विकास योजना कहाँ शुरू की। वह शुरू की उन्होंने महाराष्ट्र में। अब देखते हैं जरा हम इसकी व्याख्या यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना तो शुरू की ही, उसके अलावा उन्होंने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना, इसका भी उन्होंने किया शुभारंभ। क्वेश्चन देखिए क्या है कि छठा क्वाड लीडर समिट कहाँ संपन्न हुआ। तो देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस ऑप्शन में से सही जवाब है डेलावेयर। जी हाँ, क्या है, डेलावेयर। और डेलावेयर कहाँ है, वह है अमेरिका में। क्वेश्चन है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष राज्य कौन है। और राज्य है केरल। इसमें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024। अब यहाँ पर देखिए कि इसे कौन जारी करता है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। इस सूचकांक में केरल लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर किस स्थान पर है, तो तमिलनाडु रहा दूसरे स्थान पर और जम्मू कश्मीर रहा कितने पे, तीसरे स्थान पर रहा। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि 22 सितंबर 2024 को भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास किया। तो ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास भारत ने किसके साथ किया, तो भारत ने किया ओमान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, इसकी मेजबानी कर रहा है ऑप्शन सी भारत। जी हाँ, रही बात क्वाड की, क्वाड में देखिए क्या है कि जो है वो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है, वह है क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड है, क्वाड। तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, इसमें कौन कौन शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इनके बीच एक अनौपचारिक, ध्यान दें औपचारिक नहीं, अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जो सदस्य देशों के बीच में अर्ध नियमित शिखर सम्मेलन, सूचनाओं का आदान प्रदान और सैन्य अभ्यास को बनाए रखने के लिए किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। मतलब बात हो रही है 2024 की। तो कहाँ घोषणा की उन्होंने घोषणा की बोस्टन और लॉस एंजल्स में। क्वेश्चन फिर नेक्स्ट है कि किस भारतीय फिल्म को 97वें ऑस्कर के लिए नामित किया गया। तो वह फिल्म कौन सी, वह फिल्म है लापता लेडीज। चलिए नेक्स्ट, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड यह मूवी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा उत्कृष्ट अभिनेता का सम्मान किसे मिला। ये मिला है चिरंजीवी कोनिडेला को। तो इनका नाम आखिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों शामिल किया गया। तो शामिल करने का कारण है कि अपने 45 साल के करियर में उन्होंने न केवल 156 फिल्में की है, बल्कि 537 गानों में 24,000 से ज्यादा डांस मूव्स दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नए एयरलाइन को मंजूरी दी है। ये जो 4 विकल्प दिख रहे हैं, 4 विकल्पों में से सही विकल्प है शंख एयर। और पता है आपको, ये काफी जरूरी है हमारे लिए इसे जानना। क्यों, इसलिए देखिए आप खुद समझ जाएंगे। तो पहली बात यहाँ पर यह कि उत्तर प्रदेश की यह पहली अनुसूचित एयरलाइन है, पहली बात। दूसरी बात, यह एयरलाइन उत्तर प्रदेश के भीतर और बाहर के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। इससे क्या फायदा मिलेगा, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। और फिर है कि शंख एयर का जो लक्ष्य है वह क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव जो यात्रा है, मतलब लागत प्रभावी यात्रा, उसको एक विकल्प के रूप में सामने लाना और हवाई यात्रा को अधिक सुलभ बनाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या किया जाएगा। मतलब अब उसका नाम बदल दिया गया है और जो विकल्प दिख रहे हैं आपको, इसमें से सही विकल्प है ऑप्शन सी जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम जानते हैं तुकाराम के बारे में। तो यहाँ पर यह है कि जो संत तुकाराम जी महाराज हैं 17वीं शताब्दी के एक महान संत कवि, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए एक कवि थे और महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। और जो अभंग, अभंग का मतलब है भक्ति गीत जो है, तो वे अपने अभंगों के लिए प्रसिद्ध हैं जो मराठी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र कहाँ शुरू किया गया। शुरू किया गया कर्नाटक में। जी हाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो बिजली जिसे येलहंका संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र भी कहा जाता है, कर्नाटक का पहला गैस आधारित बिजली संयंत्र है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह कि एशिया पावर सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन रहा। तो इसमें शीर्ष पर रहा
ऑप्शन डी अमेरिका। अब जरा इसमें हम देखें तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत जो है तीसरा सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है। 1 नंबर पर अमेरिका है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। और ये जो एशिया पावर इंडेक्स, इस सूचकांक में कितने एशियाई देशों को शामिल किया गया? 27 एशियाई देशों को शामिल किया गया है। अगला सवाल यहाँ पर है कि किस पूर्वोत्तर राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो अगर हम इसमें विकल्प देखें तो विकल्प में सही है ऑप्शन डी मणिपुर। अगला क्वेश्चन कि 25 सितंबर 2024 को मनकीडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा किस राज्य ने दिया? और राज्य है ऑप्शन बी ओडिशा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या का अंतर्गत यहाँ पर यह है कि मनकीडिया समुदाय को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह मतलब पीवीटीजी का दर्जा इनको प्राप्त है। ये जो मनकीडिया समुदाय है उनको दर्जा प्राप्त है पीवीटीजी का। साथ ही साथ उन्हें ओडिशा में वनों पर निवास अधिकार भी मिला हुआ है और यह जो दर्जा है उन्हें अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत दिया गया है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना है? वह देश बना है आर्मेनिया। अगला सवाल यहाँ पर है कि डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एबीएचईडी बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो किसके साथ की है? आईआईटी दिल्ली के साथ। अब इसका फुल फॉर्म देखिए एबीएचईडी की, तो एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट, यह है इसका फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसका रहा? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान रहा किसका? स्विट्जरलैंड का रहा। वहीं अगर भारत की हम बात करें तो भारत 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से भारत का क्या था? वह था 39वां स्थान। चलिए अगला सवाल यहाँ पर है कि भारत का पहला कागज रहित चुनाव कहाँ आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट है यह सवाल। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। इसे आप याद रखिएगा। और फिर उसके बाद हम अगर बात करें अंतिम प्रश्न की, तो सितंबर 2024 में नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? तो कौन बना? वो हम बने हैं। जी हाँ, कौन बना? भारत बना है। और यहाँ पर यह है, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत नेपाल के 80.1% निर्यात और 60.7% आयात का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं दूसरे नंबर पर कौन है? वह है चाइना। लेकिन 1 नंबर से उसकी निकटता कम होती जा रही है और 2 नंबर से उसकी निकटता बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज कुल 50 प्रश्न को देखा। जो प्रश्न हमने देखे वो आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।